सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और आपके गणित विषय में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पवन सीरीज के प्रश्नों को। पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, और इसमें दोस्तों हमने आपके 2 पार्ट को देख लिया है इससे पहले, जिसमें 2 पार्ट में हमने 20-20 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इससे भी पहले दोस्तों मैंने आपको गणित के हर एक चैप्टर को पढ़ा दिया है, हर एक चैप्टर पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो ये मैंने क्लासेस में कराया है। क्लासेस की दोस्तों 24 वीडियो बनी है। इन 24 वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। ये 24 वीडियो आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। गणित का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और ऊपर यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, आई बटन पे भी क्लिक करके मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सभी वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं। आपकी तैयारी को दोस्तों आपको बेहतर बनाना है, तो इसके लिए आपको सभी वीडियोस को देखना होगा, सभी वीडियोस के द्वारा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों सभी आपके कहने पे तो मैं वीडियो बनाता चला जा रहा हूं, लेकिन देखना और प्रैक्टिस करना यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब दोस्तों सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस को बहुत बेहतर बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। अब दोस्तों आयत चित्र की बात यहाँ पे हो रही है। आयत चित्र दोस्तों आपको पता है कि हिस्टोग्राम को हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग वर्ग अंतराल और बारंबारता को दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है हर एक वर्ग अंतराल की। तो इसी के मदद से, इसी आंकड़े पे आधारित दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे वर्ग अंतराल को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे बारंबारता को दिखाया गया है। इसी प्रकार दोस्तों इस चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत चित्र या हिस्टोग्राम। तो अब यही पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आयत चित्र में वर्ग अंतराल पे बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। मतलब कि यहाँ पे जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल किस चीज के समानुपाती होगा। समानुपाती होने का मतलब है दोस्तों कि उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उसके साथ समान अनुपात में होगा। मतलब कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वह बढ़ेगा और अगर वह क्षेत्रफल घटेगा तो वह घटेगा। तो ऐसा किसके साथ होता है, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन आ में दिया गया है वर्ग अंतराल के साथ। तो क्या वर्ग अंतराल के साथ क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या वर्ग अंतराल बढ़ता है? तो दोस्तों वर्ग अंतराल तो उतना ही रहता है। देखिए ये सब वर्ग अंतराल हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो वर्ग अंतराल और आयत के क्षेत्रफल में दोस्तों कोई भी समानता नहीं होती है, और यही वर्ग चिन्ह के साथ भी है कि वर्ग चिन्ह से कोई समानता नहीं होती है आयत के क्षेत्रफल में। और देखिए ऑप्शन सा में है वर्ग की बारंबारता के। तो यहाँ पे चित्र में जब आप देखेंगे दोस्तों तो बारंबारता वाई एक्सिस पे दिखाया गया है यहाँ पे। तो अब जब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। देखिए बारंबारता यहाँ वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। अब देखिए पहले वर्ग अंतराल की अगर बात करें 0 से 10 तो बारंबारता 2 है। ठीक, तो यहाँ पे बारंबारता 2 है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा 10 से 20 बारंबारता 6 है। तीसरा देखेंगे तो बारंबारता 14 है। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि अगर बारंबारता बढ़ रही है तो इसका जो है क्षेत्रफल आयत का वह भी बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर बारंबारता
घट रही है, जैसे कि यहाँ पे 10 आ गया तो क्षेत्रफल भी घट रहा है। ठीक है, तो इसी के अनुसार दोस्तों आप कह सकते हैं कि आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह समानुपाती होता है वर्ग के बारंबारता के। तो ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 42 है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग त्वरण के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, वस्तुओं के एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को कहते हैं सर्वांग समता, अध्यारोपण, समरूपता या ये सभी। तो दोस्तों वस्तुओं के एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? अगर कोई दो वस्तुएं हैं आपस में कहीं भी किसी भी प्रकार से उनके लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है, बनावट में कोई अंतर नहीं है, तभी तो वह एक दूसरे को पूरा ढक रही हैं। तो दोस्तों इस गुण को, इस पूरा ढकने के गुण को आप क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम लोग कहते हैं सर्वांग समता। और दोस्तों कई लोग आप लोग कंफ्यूज करते हैं अध्यारोपण के साथ। तो अध्यारोपण दोस्तों एक विधि होती है। अध्यारोपण क्या होता है कि आकृतियों में सर्वांग समता की जांच के लिए एक को उठाकर दूसरे पे रखने की विधि को हम लोग अध्यारोपण कहते हैं। जो आप सर्वांग समता की जांच करते हैं कि वस्तुएं आपस में सर्वांगसम हैं कि नहीं, इसके लिए जब आप लोग वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और यह जांच करते हैं कि वस्तुएं आपस में सर्वांगसम हैं या नहीं, तो इस विधि को दोस्तों हम लोग अध्यारोपण कहते हैं। तो यह विधि होता है दोस्तों, यह आप लोग याद रखिएगा। अगर इसके बाद भी दोस्तों आप लोग को दिक्कत होती है इस प्रश्न में, कहीं पे आप इससे रिलेटेड कुछ आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा या फिर व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, सर्वांग समता में होता है समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल, दा ये सभी। तो दोस्तों जहां भी सर्वांग समता शब्द आए तो वहां पे आप समझ लीजिए कि दो वस्तुएं अगर आपस में सर्वांगसम हो गई तो उनका सब कुछ समान हो गया। वह समान बनावट की होंगी, उनका समान आकार होगा, उनका समान क्षेत्रफल होगा, उनकी लंबाई समान होगी, तो उनका सब कुछ लंबाई, मोटाई, ऊंचाई सब कुछ समान हो जाता है दोस्तों। तो सर्वांग समता जैसे ही आपको दिखे तो सब कुछ समान हो गया, उसमें आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑप्शन दा यहाँ पे ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 45 है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है आ समान संगत कोण, बा समान भुजाएं, सा समान क्षेत्रफल या दा ये सभी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी को आपको बताया कि सर्वांग समता अगर आ गया शब्द कि दो वस्तुएं आपस में सर्वांगसम है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सब कुछ समान है, उसमें कोण, क्षेत्रफल, भुजाएं सब कुछ समान है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 46 है, सर्वांग समता की शर्तें हैं। तो दोस्तों सर्वांगसम होने के लिए 3 शर्तें यहाँ पे मुख्यतः बताई जाती हैं कि यहाँ पे साइड एंगल, साइड हम लोग देखते हैं, अगर यह समान होता है तो हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं, या फिर साइड 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 जिसे भुजा 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 आप लोग बोलते हैं, यह तीनों भुजाएं अगर समान हो गई तब सर्वांगसम बोला जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर दो कोण या एक भुजा, दो कोण और एक भुजा अगर आपस में समान हो जाते हैं तब सर्वांगसम बोला जाता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी जो है दोस्तों यह सर्वांग समता की शर्तें हैं। इनमें से कोई एक अगर फॉलो हो रहा है तो उसे हम लोग सर्वांगसम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। अब दोस्तों अगर कोई भी दो आकृतियां हैं उनमें जो कोण है वह समान है और उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है
वह समानुपात है, मतलब कि उनके कोण अगर बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं और उनके संगत भुजाओं में जो अनुपात है वह समान है, तो हम लोग ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी आकृतियों को हम लोग समरूप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, √2, √4, √4, √2 में परिमेय संख्या है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे वैल्यूज, तो √4 की आपको वैल्यू 2 मिलेगी, बाकी जो संख्याएं मिलेंगी, बाकी जो वैल्यूज दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा, उन वैल्यूज को आप p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। केवल √4 एक ऐसी वैल्यू देगा जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए √4 जो है वह परिमेय संख्या है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 33.328 में 2 का स्थानीय मान होगा। तो जिस भी संख्या का स्थानीय मान दोस्तों निकालना रहता है उसको हम लोग देखते हैं पहले किस स्थान पे है वो। तो यहाँ पे देखिए आप संख्या दी गई है 33.328, तो 2 कहाँ है? 2 दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है। तो अब इस 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप 2 का गुणा कर दीजिए, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, तो दशमलव के बाद अगर है दोस्तों तो 1 के बटे में हम लोग जितने स्थान पे है दशमलव के बाद 1 के आगे उतना 0 लगा देते हैं, तो इसमें गुणा होगा 1/100 का, तो 2 में गुणा हो जाएगा 1/100 का, तो इसका मान कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 स्थान आगे खिसक आएगा दशमलव, 100 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.02। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 50 है, 2 के घात x धन 1 होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 1 छूट गया है। 2 के घाते x धन 1 बराबर 16, तो x का मान होगा। अब दोस्तों 2 के घाते x धन 1 बराबर 16 लिखा गया है, तो अब आप लोग क्या करिए 16 को भी 2 के घात के रूप में बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ बराबर के इधर जो चीजें दी गई हैं वह 2 के घात के रूप में दी गई है। तो अब देखिए 16 को 2 के घात के रूप में अगर हम बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले आप लिखिए 16 को 2 के गुणे के रूप में, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी 2 के घाते x धन 1 बराबर हो जाएगा 2 के घाते 4 और x धन 1 बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो दिया गया है 3 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों, यहाँ पे ये दिया गया है और इसका आधे का मान आपको बताना है। इसको सरल करके इसके आधे का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको पहले आपको सॉल्व कर लेना है और इसका 1/2 का मान बताना है। पहले आप जो सॉल्व करेंगे इसका 1/2 का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों यही आपको दिया गया है, इसका आपको 1/2 निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि अगर कहीं पे भी जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा है तो वहां पे सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यह भाग सॉल्व होगा। तो अब 2/8 में भाग हो रहा है 1/4 का। ठीक है, तो अब इस भाग को हम लोग हटा करके अगर गुणे में लिखना चाहें तो गुणे में भी लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, हमें जो भिन्न है उसको पलट देना होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं गुणे के रूप में 4/1। बस हमने क्या किया, भिन्न को पलट दिया गया है जिससे चिन्ह भी पलट गया है। ठीक है, भाग की जगह गुणा आ गया है और भिन्न पलट गया है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब इस 4 से आप इस 8 को काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है तो ये भी कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1। तो ये हो जाएगा
1/8 ऋण 3/8 धन 1। ठीक, अब इसे आप कितना लिख सकते हैं? इसे दोस्तों आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों के बटे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप घटा लीजिए तो ये बचेगा ऋण 2/8 धन 1। अब इसे आप कर लीजिए तो ये बचेगा ऋण 2 धन 8/8 बराबर लिख सकते हैं 6/8 और 6/8 को आप कितना लिख सकते हैं? 3/4। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मिल गया 3/4, लेकिन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म नहीं होता है। आपने बस इतना अभी सॉल्व किया है दोस्तों, लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है? आपको इतना सॉल्व करके इसका आपको 1/2 निकालना है। तो इतना जब आपने सॉल्व कर लिया, का 1/2 भी आपको अभी लेना है। तो इतना सॉल्व हो गया, यानी कि 3/4 इसकी जगह आप लिख सकते हैं, का 1/2 आपको लेना है। तो 3/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में का मतलब होता है गुणा। तो 3/2 का 1/2। ठीक है, अगर का मतलब दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 3/4 का आधा आपको करना है, यह तो समझ में आ रहा होगा। तो 3/4 का अगर आप आधा करने जाएंगे तो 3/4 को आपको आधा करना है, तो क्या करेंगे आप इसमें 1/2 का गुणा करेंगे, यही तो करेंगे। तो यही हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/8, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन दा में दिया गया है, तो ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, सा विषम बाहु त्रिभुज या दा त्रिभुज संभव नहीं। तो दोस्तों त्रिभुज, आप इस त्रिभुज को इमेजिन करिए कि एक भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर की है और एक भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर की है और एक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर की है। आप देखिए यह 2 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है, तो यह कितना होगा दोस्तों? यह ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? यह ज्यादा से ज्यादा कितना भी ज्यादा होगा दोस्तों, तो यह 5 से कम ही होगा, क्योंकि 2 और धन 3 अगर आप सीधा सीधा जोड़ते हैं, यह 2 और यह 3 आप जोड़ते हैं, तब यह पूरा मिला करके 5 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपने सीधा कहाँ रखा है? यहाँ पे आपने तिरछा रखा है, तब यह कितना होगा? तब यह 5 से कम होगा। ठीक है, तो यह जो दूरी होगी वह 5 से कम होगी। तो इसीलिए दोस्तों यह जो त्रिभुज है यह संभव नहीं है। एक बहुत ही बेसिक रूल होता है दोस्तों त्रिभुज होने के लिए, कि जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है दोस्तों, वह लंबाई बाकी 2 भुजाओं के योग से जो है वह छोटा होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यह रूल फॉलो नहीं हो रहा है, 5 जो है वह 5 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यह त्रिभुज जो होगा वह संभव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। संख्याओं 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो दोस्तों 10, 65 और 91 का आपको लासा निकालना है, तो आप लिख लीजिए 10, 65 और 91। तो सबसे पहले आप 2 से चेक करिए, 2 से एक संख्या में भाग जा रहा है तो दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 65 और 91। फिर आप देखिए 5 से जाएगा सीधे, 3 और 4 से नहीं जाएगा, तो 5 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार में जाएगा और इसमें जाएगा 13 बार में और यहाँ 91। ठीक, अब देखिए अब किस संख्या से भाग जा सकता है दोस्तों? तो 1 से चेक करेंगे तो नहीं जाएगा, 2 से चेक करेंगे, अब दोस्तों 2 से चेक करेंगे नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा,
7 से आप चेक करेंगे दोस्तों तो 7 से चला जाएगा 91 में, ठीक है। तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13, यह भी हो जाएगा 13। अब इसके बाद दोस्तों किससे जाएगा? 13 से। यहाँ 1 और यहाँ भी 1। अब लासा आपको लेना है तो सभी संख्याएं जो यहाँ पे आ रही हैं इनका गुणा कर लीजिए। तो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 और 7 का 13 में गुणे करेंगे 13 सत्ते कितना होता है? 91। और ये कितना हो जाएगा? 91 के आगे एक 0 और, यानी कि 910। तो लासा कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे लासा आ गया 910। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों प्रश्न संख्या 54, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी परिमेय संख्या आप उठा लीजिए, उनके बीच में दोस्तों जो परिमेय संख्याएं होंगी उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 55 है, ब्रैकेट में 3 + 2 × 7 का मान होगा। तो इसे दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं? इस 7 का गुणा दोनों पदों में होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 × 7 धन 2 × 7। तो यहाँ पे ऑप्शन बा में सही दिया गया है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रैकेट में x - 7 और x + 9 का गुणनफल होगा। तो इन दोनों का आपको गुणा करना है। ब्रैकेट में x - 7 × x + 9। तो अब इन दोनों का गुणा करके दोस्तों हम मान इसका निकाल लेते हैं। देखिए इसी का गुणा करना है दोस्तों हमें। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं? x × x + 9 ब्रैकेट में, फिर -7 का गुणा होगा x + 9 में। तो ये आप इसे इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए x का गुणा होगा इन दोनों पदों में, तो कितना लिख सकते हैं आप? x का गुणा x में तो x², फिर 9 में होगा तो +9x, -7 का गुणा x में तो ये हो जाएगा -7x, फिर ये हो जाएगा -7 का गुणा होगा +9 में तो ये हो जाएगा -63। अब देखिए इसे आप कितना लिख सकते हैं? x² +9x है यहाँ पे और यहाँ पे -7x है, तो ये कितना हो जाएगा? +2x और -63। तो यह आपको उत्तर मिल जाएगा x² + 2x - 63। तो यहाँ पे उत्तर आया दोस्तों x² + 2x - 63। तो यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया गया है उत्तर, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता है, एरिया जो होगा त्रिभुज का वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आपको ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया गया है 48 वर्ग मीटर। तो वैल्यूज रख दीजिए, a की जगह हो जाएगा 48 1/2 आधार आपसे पूछ रहा है गुणे ऊंचाई 8। 2 से 8 को कैंसिल कर दीजिए 4 बार में, तो 4 गुणे आधार बराबर हो जाएगा 48 और आधार बराबर आप लिखना चाहें तो 48/4 लिख सकते हैं। 4 से काट दीजिए ऊपर तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 58, परिमेय संख्या ऋण 4/9 से छोटी परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों संख्या रेखा आप अगर जानते हो तो संख्या रेखा पे आप देखिए यह 0 है और यह ऋण 1 है, यह ऋण 2 है, और इसके बाद इधर जैसे जैसे आप बाएं बढ़ेंगे ऋण 3। तो संख्या रेखा पे जैसे जैसे आप इधर जाते हैं दोस्तों तो संख्याएं जो होती हैं वह छोटी होने लगती हैं। आपको पता है जब आप दाएं से बाएं चलते हैं तो आपको संख्याएं जो हैं वह छोटी मिलती हैं। तो अब ऋण 4/9 से अगर छोटी आपको संख्या चाहिए तो आपको और बाएं तरफ जाना होगा, ठीक है। और माइनस में अगर बाएं तरफ आप चलते हैं दोस्तों तो आपको
मैग्नीट्यूड में संख्याएं बड़ी मिलती हैं। ठीक है, जैसे ऋण 2 जो है वह ऋण 1 से छोटा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में जो है वह 2 तो 1 से बड़ा होता है। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको संख्या जो होगी मैग्नीट्यूड में बड़ी लगेगी, लेकिन उसके सामने अगर ऋण का चिन्ह लगा है तो वह और छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ऋण 4/9 से अगर आप छोटी संख्या खोजना चाहते हैं तो आप इस प्रकार खोजिए, ऋण 5/9 या ऋण 6/9। तो ये अंश तो बढ़ रहा है दोस्तों, ये संख्या का मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव लगने के वजह से यह संख्या और छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दा में अगर आप देखेंगे तो ऋण 7/9 है, जिसका जो अंश है वह यहाँ पे बड़ा तो है, लेकिन इसके सामने ऋण लगने की वजह से यह संख्या और छोटी हो गई है। तो ऋण 4/9 से छोटी संख्या अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में दा में दिया गया ऑप्शन ऋण 7/9 यह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, 16, 32 और 64 का लासा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 64, और इससे अलग जो दो संख्याएं हैं, जो इससे दो छोटी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं इससे अलग दी गई हैं उन सभी संख्याओं से यह पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे केस में लासा की बात मैं कर रहा हूं, लासा में अगर जो सबसे बड़ी संख्या है वह बाकी दी गई संख्याओं से अगर पूरा विभाजित हो रहा है तो वही जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही लासा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 64 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 16, 32, 64 का लासा निकाल के भी देखेंगे तो आपको 64 ही मिलेगा। यह तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि लासा के केस में अगर कुछ संख्याओं का लासा पूछ रहा है तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह अगर बाकी संख्याओं से डिवाइड हो रही है पूरी तरीके से, तो वह संख्या जो होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही लासा होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, समीकरण 1.y ऋण 7 बराबर 0.5y का हल है। तो दोस्तों एक तरफ लिखा है 1.5y ऋण 7 माइनस बराबर 0.5y, तो y को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 1.5y और इधर धन 0.5y है, इधर आएगा तो ऋण 0.5y हो जाएगा, और बराबर इधर ऋण 7 था, इधर जाएगा धन 7 हो जाएगा। अब देखिए 1.5y में से माइनस हो रहा है 0.5y, तो कितना बचेगा 1y, और 1y बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी कि y बराबर कितना आ गया 7। ऑप्शन बाज हो जाएगा 7, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका हल जो है वह y बराबर 7 है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यानी कि आपका थर्ड पार्ट जो है पवन सीरीज के बहुविकल्पी का वह समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों जो पार्ट आएगा वह लास्ट पार्ट, फोर्थ में हम लोग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों यह पार्ट अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप लोग ऑल सेट कर लीजिएगा, ताकि सभी जो नोटिफिकेशंस हैं वह आपको समय पे मिल पाए दोस्तों। अब इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से आसानी से सभी आपके फ्रेंड्स भी पढ़ पाएं। अब दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इससे पहले की वीडियोस दोस्तों पढ़ने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। मैथ के आगे जो लिंक होगा उस पे आप जब क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस जो हैं मैथ की वह खुल के आ जाएंगी। आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, राजन सीरीज को देख सकते हैं, पवन सीरीज को देख सकते हैं, और आगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। और आपको कहीं दिक्कत आती है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे,
और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी तरीके से आप बाकी विषयों को भी पढ़ सकते हैं। हम लोग सभी विषयों को हमने पढ़ा दिया है चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।